क्लास में हमने भाग 2 नागरिकता पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 जिसमें है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के बारे में भारत के समस्त नागरिकों को पता होना चाहिए कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स है और उनमें क्या क्या व्याख्या किए गए हैं। चाहे वह एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, उनको क्या होना चाहिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। और इसमें हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि देखेंगे कि कहाँ से यह मौलिक अधिकार आया है, कब कब इसकी मांग उठी मौलिक अधिकार की। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। आज हम देखने वाले हैं क्या मौलिक अधिकार। क्या देख रहे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को रखा गया है भाग 3 में। कितने में है? तो भाग 3 में। और इसके अंतर्गत आर्टिकल है या अनुच्छेद है तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किया है तो यूएसए से। कहां से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कहां से? यूएसए से हमने ग्रहण किए हैं। मैंने बताया अभी तक किसके बारे में बात हो रही है? मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार से पहले हमको अधिकार के बारे में जानना जरूरी है कि अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? क्लियर है यहां तक? तो अधिकार क्या है? अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार क्या है? तो अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। कैसे करता है? चलो इसको देखते हैं। पहले अधिकार क्या है, तो अधिकार के बारे में देख लेते हैं कि अधिकार क्या है। ठीक है, अधिकार के बारे में पहले देख लेते हैं। अधिकार विवेक पर आधारित, अधिकार विवेक पर आधारित, विवेक पर आधारित वह अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है, वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? अधिकार के बारे में, न कि मौलिक अधिकार के बारे में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं तो हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। क्लियर है? देखो, शिक्षा अधिकार वह मांग है, मतलब मैं शिक्षा के लिए मांग किया जिसे समाज स्वीकार करता है। शिक्षा की मांग को समाज भी स्वीकार करेगा और राज्य उसको लागू भी करेगा कि हाँ इसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसको अधिकार देना है। ठीक है, तो अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मतलब उसको लागू भी कर रहा है, समाज स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ ये वाले जो मांग रहे हैं या उसका अधिकार है उसको दे देना चाहिए, प्रदान कर दिया जाना चाहिए करके। अगर मैं मांग करूं चलो जुआ की, जुआ मुझे खेलना है, तो उसको क्या समाज स्वीकार करेगा? क्या उसको राज्य लागू करेगा? क्या नहीं करेगा ना। तो अधिकार क्या है? तो अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। उदाहरण के तौर पर दिख लिया हमने क्या? शिक्षा। अब देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया हो तथा उसकी सुरक्षा, जिसकी सुरक्षा कौन करे? संविधान के अंतर्गत की गई हो, उसके हम क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। हमने अभी क्या देखे? अधिकार के बारे में देखे। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? तो मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है हमारा ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समस्त या समग्र, ऐसे अधिकार जो नागरिकों को, जो नागरिकों को, ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए, उनके समग्र
विकास के लिए ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समस्त या समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए संविधान के द्वारा प्रदान किया हो तथा संविधान के द्वारा प्रदान किया हो तथा जिसकी सुरक्षा भी संविधान के अंतर्गत की गई हो, जिसकी सुरक्षा भी संविधान के अंतर्गत की गई हो एवं राज्यों के हस्तक्षेप न किया गया उस पे एवं राज्यों का हस्तक्षेप न किया हो। क्लियर है? ये हमारा क्या है तो मौलिक अधिकार की परिभाषा है। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास या समस्त विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किया गया हो तथा जिसकी सुरक्षा संविधान ही की कर रही है, संविधान के अंतर्गत की गई हो एवं राज्यों का हस्तक्षेप न हो, जिसमें क्या हो राज्यों का हस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, उसको क्या बोलेंगे हम मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देख रहे हैं ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास, मतलब आम नागरिक है या कोई भी नागरिक हो, उनको समग्र विकास के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कुछ भी तरह के विकास के लिए क्या हो, उनको समग्र विकास के लिए, ठीक है, संविधान के द्वारा प्रदान किया गया हो, संविधान के द्वारा उसको क्या किया प्रदान किया गया हो। क्लियर यहां तक? तथा जिसकी सुरक्षा भी संविधान के अंतर्गत की गई हो। अगर बाय द वे किसी व्यक्ति या नागरिक की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान कहाँ रखा गया है? संविधान के अंतर्गत। तो उसकी सुरक्षा भी कौन कर रहा है? संविधान के अंतर्गत की गई हो। अगर राज्य का हस्तक्षेप एवं कोई स्टेट है उनका कोई हस्तक्षेप न हो, उसे क्या बोलेंगे हम? मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए क्या हो? सहायता हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मौलिक अधिकार के बारे में। क्लियर है? अब इसी में आगे देखते हैं यह मौलिक अधिकार क्या व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से इसके विकास में क्या हो? सहायता हो या सहायता करता हो या सहायक हो, उसको क्या बोलेंगे हम? मौलिक अधिकार। यहां तक क्लियर है? अब इसी में देखते हैं मौलिक अधिकार को क्या न्यायालय के में जाके इसके बारे में क्या संरक्षण प्रदान है? इसी में आगे देखते हैं कि क्या मौलिक अधिकार को न्यायालय में संरक्षण प्रदान है? तो हाँ, इन्हें न्यायालय में संरक्षण प्रदान है। क्या है? मौलिक अधिकार को न्यायालय में संरक्षण मौलिक अधिकार को न्यायालय में संरक्षण प्रदान किया गया है। क्लियर है? मौलिक अधिकार को कहा न्यायालय में संरक्षण प्रदान किया गया है। अगर कोई नागरिक की उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह सीधे कहां जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की शरण प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? अगर किसी व्यक्ति या नागरिक की मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो
रहा है या किया जा रहा हो तो तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय का शरण प्राप्त कर सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लग रहा है कि मेरे मौलिक अधिकार का किसी ने हनन कर रहा है, तो आप सीधे कहां जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये किसकी बात है? ये मौलिक अधिकार की बात है। किसकी बात है? तो मौलिक अधिकार देख रहे हैं जिसमें भाग 3 में रखा गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल है 12 से लेकर 35। यह हमने कहां से ग्रहण किया? तो यूएसए से ग्रहण किया। उसके बाद हमने देखिए अधिकार की परिभाषा, फिर देखिए मौलिक अधिकार। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं इसके पृष्ठभूमि मांग की, मौलिक अधिकार की मांग कैसे हुई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि मौलिक अधिकार की मांग कैसे हुई और भारत में मौलिक अधिकार कैसे आया। क्लियर है? चलो इतना नोट करो पहले। तो हमने मौलिक अधिकार की परिभाषा देख लिए है। क्या अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में प्राप्त कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक अधिकार की मांग कैसे हुई, कहां से आई। ठीक है, क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि। मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि या मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि या फिर मौलिक अधिकार की मांग। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं हमको डेट याद रखना है 15 जून। कब? 15 जून 1215। कब की बात है? 15 जून 1215 की बात है। 15 जून 1215 में ब्रिटेन, कहां? ब्रिटेन के राजा कौन है? तो जॉन। क्या नाम उनका? जॉन। जिन्होंने अपनी जनता को सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रदान किए। जिन्होंने अपनी जनता को क्या किए? सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रदान किए। कौन? जॉन ने। क्या किए? मौलिक अधिकार क्या किए इन्होंने? प्रदान किए। मौलिक अधिकार क्या किए इन्होंने? प्रदान किए। किसको किए? तो जनता को। किसको किए? तो जनता को। किसको किए? तो जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए अपनी जनता को। किसे किए? तो अपनी जनता को। क्लियर है? अपनी प्रजा को। कब की बात है ये? 15 जून 1215 को ब्रिटेन के राजा है जो जॉन है, जिसका नाम क्या है? जॉन है। उन्होंने मौलिक अधिकार प्रदान किए अपनी जनता को। किसको प्रदान किए? तो अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए। इसी कारण इसको मैग्ना कार्टा कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कानून। इसको 15 जून 1215 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कानून बोलते हैं इसको। मैग्ना कार्टा कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कानून भी कहा जाता है। किसको? 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा कानून भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रदान कर रहे हैं कौन? ब्रिटेन के राजा। इस कारण इसको क्या बोलेंगे? प्रदान कर रहे तो जननी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जननी बोलेंगे। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता देश हो गया कौन? हमारा ब्रिटेन। इस कारण ब्रिटेन को क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकारों का क्या है? जन्मदाता। क्या है ये? जन्मदाता। या इसी को क्या बोल सकते हैं? जननी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जननी। क्लियर है? तो बात कर रहे हैं कब की? 15 जून 1215, जिससे ब्रिटेन के राजा है कौन? जॉन, जिन्होंने अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए। अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिस कारण इसे क्या कहा गया? मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या जननी कहा गया। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या फिर जननी कहा गया। किसको कहा गया? तो इसको ब्रिटेन को। किसको कहा गया? तो जी ब्रिटेन को। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? जन्मदाता या फिर जननी। क्लियर है?
क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं 1789, कब की बात है? 1789। फ्रांसीसी कब की बात है? 1789, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति आता है। क्या आती है? फ्रांसीसी क्रांति आता है, जिसमें उन्होंने अपनी जनता को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए। क्या किए? अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए। कब? 1789 में। कब तो जी? 1789 में अपनी जनता को, फ्रांसीसी क्रांति में अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं 1791, कब की बात है ये? 1791 की बात है। कब की बात है? तो ये 1791, एक डेट याद रखना है हमको, कौन सा? 1791। 1791 में, कब? 1791 में अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने आम जनता के लिए भी मौलिक अधिकार प्रदान किए, वहां के नागरिकों के लिए भी मौलिक अधिकार दिए। ठीक है। तो अमेरिका ने कब? 1791 में अमेरिका ने मौलिक अधिकार जनता को प्रदान किए। क्लियर है। 1791 में अमेरिका ने मौलिक अधिकार अपनी जनता को प्रदान किए। ठीक। तो इस कारण इसको क्या बोलेंगे? अमेरिका को क्या बोलते हैं? ये हो गया जननी, तो क्या हो जाएगा? जनक। क्या हो जाएगा? जनक। मौलिक अधिकारों को जनक किसको बोलेंगे? तो अमेरिका को। किसको बोलेंगे? मौलिक अधिकारों को जनक किसको बोलेंगे? तो अमेरिका को। किसको बोलेंगे? अमेरिका को। मौलिक अधिकारों का जनक किसको बोलते हैं? अमेरिका को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अमेरिका को। क्लियर है यहां तक। पहले देखे हमने कौन सा? 15 जून 1215, ब्रिटेन के राजा कौन है? जॉन, जिन्होंने अपनी जनता को क्या प्रदान किए? मौलिक अधिकार प्रदान किए। इस कारण ब्रिटेन को क्या कहा गया? जननी या फिर जन्मदाता। क्लियर है। अब आते हैं कब? 1789 में, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति होता है, जो अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। फिर आते हैं कब? 1791। कब? 1791 इन्होंने, अमेरिका ने मौलिक अधिकार अपनी जनता को प्रदान किए गए। इस कारण अमेरिका को क्या बोलते हैं? जनक। मौलिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। क्लियर है। और हमने, भारत ने कहां से ग्रहण किए? तो यहीं से ग्रहण किए हैं। भारत ने कहां से ग्रहण किए? तो भारत ने मौलिक अधिकार इसी से प्रभावित होकर ग्रहण किए। यहीं से प्रभावित होकर ग्रहण किए। कहां से प्रभावित है? तो मौलिक अधिकार भारत का, तो कहां से है? अमेरिका से है। कहां से है? तो अमेरिका से है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हमारा कब की बात है? 1791 की बात है। अब आते हैं 1895, डेट सबको पता होगा। कब की बात है ये? 1895, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मांग की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसके माध्यम से मांग की? तो स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग की। ठीक है। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने मौलिक अधिकार की मांग की। कब की? तो 1895 में। कब की? तो जी 1895 में। अब होता यह है कि एनी बेसेंट सबको पता है, एनी बेसेंट के बारे में सबको पता है। ठीक। तो एनी बेसेंट ने भी मांग की है। सब बताओ जी कब मांग की है ये? 1915 में। कब? 1915 में मांग की है। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कब मांग की है? तो 1900, एनी बेसेंट कब मांग की है? तो 1915 में। ठीक है। अब आते हैं कब? 1927 में।
सॉरी 1928 आते हैं ना। 1928 में क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट आता है। क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट, उसमें मांग की है। नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग की गई है। नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की गई है किसके, कब, नेहरू रिपोर्ट में। सबको पता है, बताया था पिछले क्लास में जब हम संविधान स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे कैसे इसकी मांग हुई है, कब संविधान सभा में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद 1931 में क्या होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार की मांग की गई है। कब, तो 1931 में। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकार की मांग की गई है। अब आते हैं 1945 में सप्रू कमेटी गठित होती है जिसमें भी मौलिक अधिकार की मांग की गई है। कब, 1945 में। 1945 में सप्रू कमेटी गठित होती है। कौन सी कमेटी, तो सप्रू, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई है। सप्रू कमेटी के माध्यम से भी मौलिक अधिकार में मांग की गई है, मौलिक अधिकार की मांग की गई है। इस तरह से हमने देख लिया मौलिक अधिकार की मांग कब कब और कौन किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत की मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की मांग पहला देखते हैं कब, 15 जून 1215, जिसे क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कानून कहा गया। इसके ब्रिटेन के राजा जॉन ने मौलिक अधिकार अपनी जनता को प्रदान किए गए। इस कारण ब्रिटेन को क्या कहा गया है, जन्मदाता या फिर जननी की संज्ञा प्रदान की गई है। अब आते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति आता है जो अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। उसी तरह आते हैं सब 1791 यूएसए अमेरिका ने मौलिक अधिकार प्रदान किए अपनी जनता को, जिसमें अमेरिका को क्या कहा गया, जनक कहा गया। क्या कहा गया, मौलिक अधिकारों का जनक कहा गया। भारत कहां से ग्रहण किए, तो अमेरिका से ग्रहण किए। भारत कहां से प्रभावित हुआ, तो अमेरिका के मौलिक अधिकार से प्रभावित हुआ है। क्लियर है। अब आते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की। 1915 में एनी बेसेंट ने मांग की है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू जी ने भी मौलिक अधिकार की मांग की है। अब आते हैं 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है जिसमें मौलिक अधिकार की भी मांग की बात की गई थी। और 1945 में सप्रू कमेटी गठित होती है जिसमें मौलिक अधिकार की भी मांग की गई है। इस कमेटी के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई है। ये है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अनुसार ये कहा गया कि पृष्ठभूमि के अनुसार क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार कैसे आया, भारत में कहां से आया। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान है। ठीक, तो हमने वहां से ग्रहण नहीं किया। लेकिन अमेरिका का संविधान कैसा, तो लिखित संविधान है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इस कारण से हमारा जो संविधान है अधिकतर प्रभाव कहां से मिलता है हमको, तो अमेरिका से प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए हैं, ये होने चाहिए करके हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये हमने कहां से ग्रहण किए हैं, तो अमेरिका से ग्रहण किए। कहां से ग्रहण किए, तो अमेरिका से ग्रहण किए हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो इतना नोट करो। फिर आगे देखते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने धारा हैं, कितने आर्टिकल है, सॉरी कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल है। इसमें देखते हैं आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा, तो 12 से लेकर 35 तक। कितने, 12 से लेकर 35 तक। क्लियर है, चलो ठीक, इतना नोट करो पहले। तो यहां तक क्लियर सबको, पृष्ठभूमि समझ आया। अब देखते हैं इसी में आगे कि जब हमारा संविधान बना या उसका निर्माण हुआ तो उस टाइम मौलिक अधिकार हमारे पास कितने थे और अभी वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। क्लियर है, चलो इसी को देखते हैं आगे। अब संविधान के निर्माण के समय कब की बात है, संविधान के प्रारंभ में या फिर निर्माण में। ठीक, हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, 7 मौलिक अधिकार। 7 मौलिक अधिकार हमारे पास थे। कब, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ या संविधान बना या संविधान लागू हुआ तो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, तो हाँ, वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान है किया गया संविधान हमें। कितने, तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने, तो 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार कहाँ गया, चलिए देखते हैं कहाँ गया ये। ठीक, तो होता ये है 44वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कब, 1978 में
कब होता है? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिस टाइम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? तो मोरारजी देसाई उस टाइम में प्रधानमंत्री थे। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। क्या था उस टाइम में? संपत्ति का अधिकार। ठीक। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। उस टाइम में हमारे पास प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को जिसका आर्टिकल है 31, 31 उसको हटाकर आर्टिकल, इसको क्या किया? हटाकर, यहां से हटाकर आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में कानूनी अधिकार प्रदान किया। कानूनी अधिकार प्रदान किया किसे? तो संपत्ति के अधिकार को। किसे? तो जी संपत्ति के अधिकार को। संविधान के प्रारंभ में हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से होता यह है कि 44वां संविधान संशोधन होता है कब? 1978 में। उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे कौन है? तो मोरारजी देसाई, जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को हटाकर, जिसका आर्टिकल है 31, 31 उसको हटाकर आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 300 ए में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसको कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। आर्टिकल 300 ए में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसको कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसको कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? कौन कौन से हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उसको देखेंगे, और उसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल है वो भी देखेंगे। क्लियर है? चलो इतना पहले नोट करो। तो इस तरह से हमने देखे कि हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 44वां संशोधन होता है 1978 में, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। वो मौलिक अधिकार कौन कौन से है? 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा पहला हमारा? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला कौन सा हमारा? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा हमारे पास क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। पांचवा है हमारे पास संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। समानता का अधिकार पहला। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल, कितने आर्टिकल तक इसको रखा गया है। तो समानता का अधिकार के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। कहां तक जी? 14 से लेकर 18 तक। कौन से में? तो समानता का अधिकार में है।
कौन से में? तो समानता के अधिकार में। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें इसके लिए आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक। कब है? तो 19 से लेकर 22 तक है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 19 से लेकर 22 तक। इसके लिए तो स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। ठीक है, समानता के अधिकार के लिए आर्टिकल कितने? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक, और देखें स्वतंत्रता का अधिकार के लिए है आर्टिकल है 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है के लिए आर्टिकल है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है 22 से, तो 23 से लेकर 24 तक। कहां तक जी? 23 से लेकर 24 तक, 23 से लेकर 24 तक। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके लिए आर्टिकल है हमारा, इसके लिए आर्टिकल है हमारा 25 से लेकर, किसके लिए? तो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की लेकर, तो इसके लिए आर्टिकल है हमारा 25 से लेकर 28। कहां तक है? तो 25 से लेकर 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसके लिए हमारा आर्टिकल है 29 से लेकर 30। आर्टिकल कौन से? तो 29 से लेकर 30, 29 से लेकर 30, 29 से लेकर 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है 32। इसके लिए क्या है? आर्टिकल 32। क्या है इसके लिए? आर्टिकल क्या है? क्या? तो 32 से 35 या 32 मान लो। ठीक है, इसी में हम देखें कि यहाँ पे 31 गेप है, मतलब कौन सा था? कौन सा था हमारे पास? संपत्ति के अधिकार, जिसको हमने क्या बना दिया? 300 ए में जोड़कर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को। यहां तक क्लियर है? समानता का अधिकार आर्टिकल है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल है 23 से लेकर 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल है 25 से लेकर 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है 29 से लेकर 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए आर्टिकल है हमारे पास 32। इस तरह से हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखते हैं कि हमारा आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो रहा है। क्या? भाग 3 मौलिक अधिकार हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है? आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 कहाँ है? तो इसको देखते हैं 12 और 13 कहाँ है हम। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो। तो हमारे पास अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हमारे पास टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 12। क्या देखेंगे अब? आर्टिकल नंबर 12 क्या देखना है? आर्टिकल नंबर 12 या अनुच्छेद 12। तो आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 का संबंध है राज्य की परिभाषा। क्या संबंध है? तो राज्य की परिभाषा से। किससे संबंध है आर्टिकल 12 का? तो राज्य की परिभाषा से संबंध है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का संबंध है राज्य की परिभाषा, जिसके अंतर्गत है भारत सरकार तथा संसद। क्या है? भारत सरकार तथा संसद, और है राज्य सरकार तथा, भारत सरकार तथा संसद हो गया, तो राज्य सरकार तथा क्या होगा? विधानमंडल। क्या होगा? विधानमंडल। भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय में क्या क्या आ जाएगा? तथा पंचायती राज आ जाएगा। नगरीय निकाय। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? स्थानीय निकाय। क्या हो गया हमारा? स्थानीय निकाय। अन्य प्राधिकरण या फिर अन्य विभाग, या फिर अन्य क्या हो जाएगा? विभाग। अन्य क्या हो जाएगा? विभाग। अन्य प्राधिकरण या फिर अन्य विभाग। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? LIC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LIC। और क्या आ जाएगा? यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ठीक है, LIC हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा आर्टिकल 12 का संबंध है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा कैसे बता रहे? तो भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधानमंडल, स्थानीय निकाय, पंचायती राज तथा नगरीय निकाय, और आते हैं अन्य विभाग या अन्य प्राधिकरण में LIC है,
यूनिवर्सिटी है और जितने भी संस्था है जहाँ पे संविधान का उपयोग या संविधान के नियम का पालन किया जा रहा है, संविधान के अनुसार उसका संचालन किया जा रहा है, वह किस में आएगा? राज्य की परिभाषा में आएगा। किस में आएगा? तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत उसको स्थापित किया गया है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 12 का संबंध। आर्टिकल 12 का संबंध अगर पूछ दिया तो राज्य की परिभाषा से। किससे? तो राज्य की परिभाषा से। इसी तरह हम इसी में याद रखेंगे कब? आर्टिकल 36 में भी ऐसे ही आएगा। क्या? जब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, उसमें बोलेंगे कि राज्य की परिभाषा वहां भी हो, सेम वहां भी यही चीज रहेगा राज्य की परिभाषा में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल 12 का संबंध। किससे संबंध? तो हमारा आर्टिकल 12 का संबंध। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या देखते हैं इसी में। आर्टिकल नंबर 13, इसी में आगे देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का संबंध है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। क्या है इसमें? मूल अधिकारों से असंगत विधियां। विधियां मतलब कानून, ठीक है। असंगत मतलब जिसका मेल नहीं हो रहा है किसमें? मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में जिसका मेल नहीं हो रहा है उससे संबंध है किसका? आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 का, ठीक है। ठीक है, यहां तक इसको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मौलिक अधिकारों का। इस आर्टिकल को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसे? तो आर्टिकल नंबर 13 को। आर्टिकल नंबर 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायालय को मौलिक अधिकार का क्या बनाया है? प्रहरी बनाया। क्या बनाया है? प्रहरी को मौलिक अधिकार का प्रहरी बनाया है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच। क्यों कहा गया? तो क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायालय को मौलिक अधिकारों का प्रहरी बनाया, मतलब अंगरक्षक बनाया। किसको? तो संविधान का अंगरक्षक बनाया। किसको बनाया? तो आर्टिकल नंबर 13 को। मौलिक अधिकार का अंगरक्षक किसको बनाया? तो आर्टिकल नंबर 13 को। किसको? तो आर्टिकल नंबर 13 को। क्यों बनाया गया है? तो क्यों बनाया गया? तो क्यों बनाया गया? बताओ जी, कोई बता सकता है इसका संदर्भ? मैं बताया था पहले में कि राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के द्वारा, किसके अंतर्गत? न्यायालय के राज्य के द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा कानून या विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उसे क्या कर सकती है? शून्य कर सकती है। इस कारण से क्या बनाया गया है? न्यायालय का प्रहरी बनाया गया है। क्या बनाया गया? तो न्यायालय का प्रहरी बनाया गया। किसको? तो जी आर्टिकल नंबर 13 को, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसको भी लिख रहे हैं आगे, क्या लिखे? और इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत दिए गए। कितने सिद्धांत दिए गए? तो 3 सिद्धांत दिए गए। कौन कौन से? तो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, और एक है अधित्याग का सिद्धांत। क्या है? तो अधित्याग का सिद्धांत। अब ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, और अधिसाधन का सिद्धांत क्या है, अधित्याग का सिद्धांत क्या है? तो आच्छादन का सिद्धांत ये है कि संविधान निर्माण होने से पहले या संविधान निर्माण के प्रारंभ में, ठीक, तो हमारा ये बताओ कि जब हमारा संविधान नहीं बना था, निर्माण नहीं हुआ था, तो भारत का शासन कैसे चलता था? उसके लिए कुछ ना कुछ अधिनियम तो लाए होंगे, लाए थे। तो उससे चलता था कब? 1935 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से हमारा भारत का शासन चलता था, ठीक है। तो उस समय के जो विद्यमान विधि है, कानून है, और जो उसमें वर्तमान में लागू किया गया है, अगर कहीं पे वहां हस्तक्षेप हो रहा है, असंगत हो रहा है, तो उस टाइम के कानून को शून्य घोषित कर सकता है या फिर अवैध घोषित कर सकता है। ये क्या हो गया? आच्छादन का सिद्धांत उस टाइम कानून का समाप्त कर सकता है।
ये कहा हो गया हमारा आच्छादन का सिद्धांत। अब देखते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है, क्या चीज, राज्य अगर कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है, हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय उसको क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है कि वही मात्र उसी कानून को हटा देगा, उसी कानून को मात्र हटाएगा जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ना कि पूरी कानून को हटाएगा। ये क्या हो गया हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। क्या हो गया हमारा पृथक्करण का सिद्धांत। अब देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, इसके अंतर्गत प्रतिपादित यह किया गया है कि नागरिक स्वेच्छा से अपनी मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। स्वेच्छा से मतलब खुद की इच्छा। असुविधा के लिए खेद है, लाइट गोल हो गया था। ठीक है, तो हम देख रहे थे आर्टिकल नंबर 13 जिसमें है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। क्या है, तो मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया किससे, तो आर्टिकल नंबर 13। क्यों कहा गया, इसके अंतर्गत न्यायालय को मौलिक अधिकार का प्रहरी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, तो जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो हम कहाँ जा सकते, सीधे न्यायालय में। इसके अंतर्गत 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने, 3 सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत में बताया था, आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है और अधित्याग का सिद्धांत। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिए हैं। चलो इसको पहले इतना नोट करो, उसके बाद बताऊंगा आच्छादन का सिद्धांत क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है हमारा। क्लियर है, चलो फिर नोट करो। चलो देखते हैं अब आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत सिद्धांत 3 दिए हैं, तभी तुझे क्या बनाया है, न्यायालय का प्रहरी बताया गया है। क्लियर है, कितने सिद्धांत दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 13 के अनुसार, 3 सिद्धांत दिए गए। कितने, तो 3 सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है ये भी देख लेते, 3 हमारे पास कौन कौन से सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है आच्छादन का सिद्धांत। किसका, तो आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है, पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा कौन सा सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है। तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत। कौन सा है, तो अधित्याग का सिद्धांत। क्लियर है, पहला है आच्छादन का सिद्धांत, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। पृथक्करण का सिद्धांत, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। आच्छादन का सिद्धांत, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिए थे। ठीक है, अब एक एक करके सभी को लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या बोलते हैं। तो आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, इसके अनुसार तो संविधान लागू होने से पहले निर्मित कोई कानून या सिर्फ क्या बोलेंगे जी, विधि, निर्मित कोई कानून या विधि, संविधान लागू होने से पहले निर्मित कोई कानून या विधि मौलिक अधिकार या अधिकारों से असंगत, मौलिक अधिकार या अधिकारों से असंगत है तो वह स्वतः ही निष्क्रिय या शून्य हो जाएगा। ठीक, आच्छादन का सिद्धांत मतलब जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले के जो कानून थे, उससे पहले के जो कानून और संविधान बनने के बाद के जो कानून, उसमें हमारे मौलिक अधिकार कुछ हनन हो रहा है पुराने वाले कानून के अनुसार। ठीक, तो वह कानून क्या हो जाएगा, पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। कौन सा कानून, तो संविधान बनने से पहले जो कानून था, जैसे कि हमारा भारत देश कब आजाद हुआ 1947 में, हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो 1950 में। तो क्या इससे पहले कुछ न कुछ तो नियम और कानून होंगे हमारे देश को चलाने के लिए। तो उस टाइम थे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, 1935 के भारत शासन अधिनियम थे। ठीक, और थे कौन सा, 1919 के अधिनियम है।
इसके अनुसार हमारा भारत देश का संचालन किया जाता था। उस टाइम के जो कानून था और अभी के जो कानून में मौलिक अधिकारों का हनन किए जा रहे हैं उस टाइम के कानून के अनुसार, तो वह कानून क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वह कानून क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। कौन से, तो संविधान लागू होने के पहले जो कानून बने थे। क्लियर है यहाँ तक। ये किसके अनुसार, तो आच्छादन के अनुसार उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा या निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत देखते हैं। अब कौन देखते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सिद्धांत देखते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऐसा कोई भी कानून, क्या है, राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकार कोई भी भाग का हनन करता है या फिर उल्लंघन करता है, ठीक है, तो न्यायपालिका मात्र उन्हीं भाग को निष्क्रिय करेगी या फिर शून्य घोषित करेगी, किन्हीं भाग को जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। क्लियर है। पृथक्करण मतलब छांटना, हटाना, क्लियर करना। क्लियर यहां से। इसमें आते हैं राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्मित, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा कानून जो, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा कानून जो कानून या विधि जो हमारे मौलिक अधिकार के कुछ भाग का या जो भी भाग का, मौलिक अधिकार के भाग का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उन्हीं भाग को निष्क्रिय करेगी। तो न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका केवल उसी भाग को निष्क्रिय करेगी, न कि पूरे उसके प्रावधान में चेंज करे। ठीक है, तो इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो हमारे मौलिक अधिकार के भाग को कुछ हनन कर रहा है, मौलिक अधिकार के भाग को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका मात्र उसी भाग में केवल उसी भाग को क्या करेगी, शून्य घोषित करेगी या फिर निष्क्रिय कर देगी। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, पृथक्करण का सिद्धांत, उसको हटा देगी। ये हमारा क्या हो गया, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या हो गया, पृथक्करण का सिद्धांत। अब आते हैं अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत, कोई भी नागरिक, ये कहते हैं हमारा अधित्याग का सिद्धांत, कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी मौलिक अधिकार का त्याग या परित्याग, या क्या बोल सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते हैं या सकती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो, अधित्याग का मतलब क्या हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक है, स्वेच्छा से अपने मन से मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, परित्याग नहीं कर सकता। कौन बोला इसमें, तो अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार है ये। क्लियर है। ये रहा हमारा आर्टिकल 13 का संबंध। आर्टिकल 13 हमने क्या पढ़े हैं, मूल संगत से, हाँ, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। क्लियर है यहाँ तक। उसे पढ़े क्या क्या, पहला देखिए, उसके बाद आच्छादन का सिद्धांत, फिर पृथक्करण का सिद्धांत, फिर कौन सा हमारे पास, अधित्याग का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत ये बोलता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम और कानून थे, अभी क्या हो रहे, वह उल्लंघन कर रहे कुछ, तो वह सत्ता क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएगा। सिंपल से इसमें संविधान लागू होने से पहले निर्मित कोई भी ऐसा कानून या जो मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या हो जाएगा, वह स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत, राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्मित कोई भी कानून या विधि जो मौलिक अधिकारों का उस भाग का उल्लंघन करता है, तो वह न्यायपालिका द्वारा उसी भाग का केवल क्या किया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये किसके द्वारा था, पृथक्करण का सिद्धांत। इसके मतलब उसी, मात्र पृथक्करण मतलब छांट के हटाना, उसी चीज को छांट के हटा रहे वहां। ये क्या हो गया हमारा,
पृथक्करण का सिद्धांत। क्लियर है? अब देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत। तो कोई भी नागरिक स्वेच्छा से अपनी मौलिक अधिकार का त्याग या परित्याग नहीं कर सकते। यह हो गया हमारा किसके अनुसार? तो अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार। इस तरह से आर्टिकल 13 में 3 सिद्धांत दिए गए थे, ठीक, कि उनको पहले ही बताया गया था, ये इसके अनुसार पूरा के पूरे हम लोग डिफाइन कर दिए गए। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आया क्लास? तो आज क्लास में हम देखेंगे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक। समझ आया? आर्टिकल 12 का संबंध किससे, आर्टिकल 13 का संबंध किससे है? समझ आया? क्या चीज? हाँ चलो ठीक है, चलो सुन लो फिर। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के इसके आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर पूछे टूटे तारों से, कब तक अंबर शोक मनाता, जो बीत गई सो बात गई।